हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों बच्चों एएसपी कोचिंग जयपुर, ठीक है, सीताराम जी के संयोजन से, जैसा कि आपको मालूम होगा, सीयूईटी का पेपर केमिस्ट्री का अपन ने दिया है 2024। तो पहली बार तो सभी जो बच्चे एग्जाम दिया है जिन्होंने और अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनके लिए बधाई भाई। और जिन्हों की थोड़ी सी तैयारी रह गई, घबराए नहीं, नेक्स्ट फिर जुट जाए, ठीक है, बार बार जुट जाए। जैसा कि बेटा आप जानते हो, ठीक है, ये हमारे जो छोटे छोटे जीव जंतु जो मेहनत करते हैं ना, वो हार नहीं मानते, ऐसी हार मत मारना। हम आपके लिए बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के लिए हम आपके लिए विद सॉल्यूशन कुछ बातें आपसे हम शेयर करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको ये पता लगेगा कि हमने गलतियां कहां की। चलिए बेटाओ, इस एएसपी कोचिंग जयपुर जो आपका सीताराम जी भाकर के द्वारा संचालित है, इसमें आपका स्वागत है। और अब एक एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का चैप्टर सेकंड यूनिट आपको पता है। और ये बेटा स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियनों के प्रकार, है ना। विलियनों के तीन प्रकार होते हैं बेटा, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैस विलियन। तो बच्चों, ये जो नाइट्रोजन गैस में जो कपूर आप देख रहे हो, नाइट्रोजन गैस में जो कपूर भैया हैं, ठीक है, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है। तो देखो बेटा, आपको यहीं से पता लग गया, देखो आइडिया लगाइए, नाइट्रोजन गैस में तो ये तो मालूम चल गया कि एक कंपोनेंट तो हमारा गैस है ना। अपन जनरल वे में बात करें, टेक्निकल बात नहीं करें। और कपूर, कपूर क्या नहीं जानते आप, कपूर कैसा होता है बेटा, ठोस होता है। कपूर भाई साहब ठोस है, ठीक है। तो अब आप देखिए सर, आपको यहां पर आपको आराम से पता लग जाएगा कि आंसर कौन सा होना है, आपका सेकंड होना है। यानी कपूर किस प्रकार का विलियन, ठोस विलियन है। और ठोस में क्या है, ठोस गैस। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, ये ऑर्निक से रिलेटेड आया है। ऑर्निक, और ऑर्निक में आप यहां पर देखिए, आपको आइडिया तुरंत लगना चाहिए भाई साहब की मैग्नीशियम शुष्क ईथर। मैं रिएक्शन पे नहीं जा रहा है यारों की रिएक्शन जा, अब मैं ये बात कर रहा हूं, आप पहचानेंगे कैसे इसको। देखिए, एक चीज होती है लिखना और एक चीज होती है, चार विकल्प दिए गए, आप उनमें से पहचानोगे कैसे। तो क्या आप नहीं पहचान पाओगे मैग्नीशियम भाई साहब, शुष्क ईथर। तो पता नहीं लग रहा आपको कि यहां पर भाई साहब बनेगा क्या। इतना तो मालूम चल गया कि यहां पर बनेगा जीआर, ग्रिनार्ड रिएजेंट। आपका जीआर भाई साहब बनेंगे, यानी बनेंगे कौन से, जीआर, ग्रिनार्ड रिएजेंट बनेगा भाई साहब। ये तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, जीआर बनेगा, इतना तो पता लग गया। अच्छा, तो इसका मतलब, अब इसका मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। इसका मतलब यह होगा कि सबसे पहले महाशय कौन होंगे, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होंगे, सेकंड नंबर पे जीआर है। तो आप देखिए, हमारा जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यहां पर ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए ना चार में से। अब मामला कौन सा फंस गया, 50-50। ओके, तो 50-50 में हमारा ए और बी, इनमें ए और एक और तीन में से कोई ना कोई एक बात सही हो सकती है। अब आइए, आपको मालूम होना चाहिए, जब जीआर है जो जल से क्रिया करेगा, क्योंकि जीआर को बेटा सबसे ज्यादा क्या चाहत है, जीआर की चाहत क्या होती है, सक्रिय हाइड्रोजन। जहां उसने हाइड्रोजन देखा नहीं, जीआर बावड़ा हो जाता है। जीआर क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। तो जीआर यहां का, इसका जो नेक्स्ट है भैया, ये नेक्स्ट हमारे कौन से हैं, ये हैं हमारे एल्केन, ये हैं एल्केन, नेक्स्ट एल्केन। तो आप देखिए, एल्केन कहां नजर आ रहा है, डी में। यानी कि ए का पड़ोसी कौन, ए का पड़ोसी होगा डी, और आपने आंसर दिया ये। अब अगर आप प्रॉपर पूरी बात करें बेटा, तो प्रॉपर पूरी बात करें तो देखो, जीआर जो है महाशय, जीआर इनसे भी बन सकते हैं, जीआर इनसे भी बन सकते हैं। लेकिन परेशानी क्या है, अगर मैं इससे बना दूं जीआर, अगर मैं इससे बना देता जीआर, तो बेटा आगे क्लोरीन है, मैथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे तो बनेगा क्या, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, तो आपने तो ये ऑप्शन तो यहीं खर्च कर दिया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या बनेगा अपना, मैथिल ब्रोमाइड।
तो मैथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम भैया से कराएंगे, क्या बन जाएगा? अरे देवी देवताओं, बनेगा जीआर भाई साहब। जीआर भाई साहब की जल से क्रिया कराओगे तो आपको पता है, अभी अभी बताया गया था, जीआर की चाहत है कि वो एल्केन बनाता है। फिर क्लोरीनीकरण हो जाएगा, क्लोरीनीकरण हो जाएगा और आपको ढोल बजाते आपको मिल जाएगा मैथिल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए परासण दाब। भाई साहब विलियन की धूम मची हुई थी, धूम। विलियन से काफी क्वेश्चन आए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। परासण दाब के संदर्भ में अगर अपन कुछ कथन की बात करें, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हम बात करने जाते हैं। तो आइए बेटाओ, ये तो बायोलॉजी से भी रिलेटेड हमारा टॉपिक है। आपको मालूम है कि परासण दाब जो है बेटा, ये जितने भी जैव मॉलिक्यूल है, हमारे जैव अणु हैं, उनका मोलर द्रव्यमान आप परासण दाब की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि बेटा इनका विघटन नहीं होता। ठीक है, यहां पर उनको थोड़ी बॉईल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वथनांक दो, बहुत ज्यादा इसको ठंडा करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको बात करनी है जैव अणु के लिए, ये प्रॉपर है जैव अणु। ठीक है, जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए परासण दाब बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, अब आइए प्राशन दाब मोलर था, क्या आप नहीं जानते हैं? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहां सी क्या है सरकार? सी होता है मोल प्रति लीटर। अरे मोल प्रति लीटर को क्या बोलते हो? मोलर रहता, इंग्लिश मीडियम वालों मोलरिटी। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है, देख सकते हो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी मोलरिटी। अगर आर तो कांस्टेंट होता ही है, टी भी क्या कर दे हम, कांस्टेंट कर दे। तो अब आइए सर, यहां पर बात हो रहा है कि जब परासण दाब से बढ़ा हुआ जो दाब है वो सांद्र विलयन पे लगाया जाता है, बड़ा बड़ा नहीं है साहब, बढ़ा हुआ है, वो एक बात समझ जाइए, थोड़ी सी बातों को समझ लीजिए करिए। तो सांद्र विलयन पे जब लगाया जाता है तो प्रतिलोम परासण होता है, इंग्लिश मीडियम वालों इनवर्स रिवर्स ओस्मोसिस। यार रिवर्स ओस्मोसिस, पहली बात तो देखो ओस्मोसिस में करते क्या हो। ओस्मोसिस में ये आपने अर्ध पारगम्य झिल्ली ले ली और इधर आपने क्या लिया सर, यहां तो आता है कम सांद्रता का विलयन, ठीक है, और इधर मैंने भर दिया मान लीजिए अधिक सांद्रता वाला विलयन। ओके, हर चीज अधिक से कम की ओर जाती है, लेकिन परासण भैया में क्या होगा? परासण भैया में क्या होता है? कम से अधिक की ओर कौन जाते हैं? विलायक के कण। तो परासण क्रिया में यहां से यहां जाएंगे, लेकिन रिवर्स ओस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि अधिक सांद्रता वाले कॉलम पर अगर आप परासण दाब से अधिक दाब आप लगाओगे, बाह्य दाब यानी एक्सटर्नल प्रेशर आपने ज्यादा लगा दिया, तो अब बेटाओ क्या करेंगे? विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कहां भागेंगे? कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेशन। यारो ये भी सही है यार, बड़ा अच्छी बात है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, अब यहां में देख लें भैया, डी हमारा सही है, कहना है। चलो, परासण के परिणाम स्वरूप उत्तक कोशिकाओं में पानी के प्रतिधारण के लिए कारण एडिमा होता है। अरे यार सीधी सी बात है, एडिमा, एडिमा का मतलब क्या होता है? जो लोग अधिक नमकीन भोजन ग्रहण करते हैं, आपको तो मालूम है उनका शरीर सूख क्या होता है, फूल जाता है, मेरे जैसे है ना, राइट? तो उस रोग को बोलते हैं इडेमा। ठीक है, मुझे इडेमा नहीं है नालायकों, ठीक है, खानदानी मोटा हूं मैं, राइट? अब आइए साहब, इडेमा की बात करें तो इडेमा किस लिए होता है? अरे लाला देख लियो साहब, काय को होगो, उत्तक कोशिकाएं जो हैं हमारी, जो सेल है, उन सेल के अंदर वाटर चला जाएगा, वाटर धारण करने की प्रक्रिया होगी, इस वजह से एडिमा रोग होगा। ठीक है, सेल्स क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी। तो आइए सरकार, क्या हुआ? हमारा ए भी सही है, हमारा बी भी सही है, हमारा सी भी सही है, हमारा डी भी सही है। क्या बात! आइए सर, ये क्वेश्चन अगेन साहब सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, और इस सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने थोड़ा सा बदमाशी की है। इन्होंने मोल अंश ना देकर मोल प्रतिशतता दे दी। तो क्या दिक्कत है रे? मोल अंश होता है एक में से, मोल प्रतिशतता होती है 100 में से, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पर पहले समझना पड़ेगा कि यार ये क्वेश्चन कहता क्या है। यारो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वाष्प दाब दे रखे हैं, वेपर प्रेशर, इंग्लिश मीडियम वालों वेपर प्रेशर, हमें वेपर प्रेशर दिया है। ठीक है, प्योर लिक्विड्स हमें दिए हैं, ए और डी दो प्योर लिक्विड्स हैं, उनका वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये दे रखा है। तो आइए यहां पर हम लोग प्योर दाब मतलब
प्योर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग नॉट लिखते हो, राइट। तो ए के लिए पी ए नोट भैया कितने दे रखे हैं, पी ए नोट दे रखे हैं तुम्हें 500 mmHg दे रखा है, और पी डी नोट कितना दे रखा है, हे मेरे प्यारो, ये आपको दे रखा है 800 mmHg आपको दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 700 mmHg के दाब पर ए और डी का द्विआधारी मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है, ये उबलता है। इसका मतलब हमें पी टोटल दे रखा है, पी टोटल हमें दे रखा है 700 mmHg, ये दे रखा है भक्तों। अब बोल रहा है कि विलियन डी का मोल प्रतिशत बताइए। तो हम लोग एक काम करेंगे, हमें तो एक्स डी चाहिए, ललाओ परसेंटेज में बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। चलो अब याद करो फॉर्मूला। आइए दोस्तों प्यारे बालकों, आप जानते हैं प्योर प्रेशर ये कितना होगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ठीक है, राइट। यही तो गलतियां करते हो महानुभाव, ठीक है। यहां पर ही बेटा पी ए नॉट नहीं आएगा, ये महाशय आएंगे पी ए प्लस पी बी, नॉट नहीं। पी ए नॉट तो फिक्स है, वो तो आपको दे रखा है भाई, है ना, कुल दाब में। इसका मतलब इन दोनों को, ये तो कैसे संभव है भाइयों, ये तो संभव ही नहीं है साहब। अब आइए साहब, इसमें फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको बताया गया था साहब, ठीक है, आपने पढ़ा है, आपने बिल्कुल पढ़ा है, हमने आपको बताया है। इसमें एक फॉर्मूला आता है पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, और फिर हमारे पास ये आता है पी बी इजिकल टू पी बी नॉट एक्स ए, ठीक है, यहाँ पी डी कर देंगे यारो, ठीक। अब इस भाई साहब को इधर पटक दो तो पी टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी डी नॉट एक्स डी। अब मुझे एक्स ए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स डी। अब आप जानते हो, ये भी आपको मालूम है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, इनके घटनों का जो घटकों का जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल अंश होगा, उसका मान कितना होगा, एक। तो भैया लला हो, या 1 माइनस एक्स डी की जगह एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स डी लिख सकते हैं। आप नाराज तो नहीं होंगे? हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आइए अब आइए पीटी क्या आ जाएगा, पीटी हमारा आएगा, यहां से लीजिए पी ए नॉट आ गया, एक्स ए की एक्स बी की जगह, ठीक है, एक्स डी एक्स ए है, लाओ यार थोड़ा सा है ना, एक्स ए की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स डी आ जाएगा, 1 माइनस एक्स डी ले आइए, प्लस पी डी नॉट एक्स डी नॉट। आइए साहब, अब साहब क्या कर दो, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज को आप लोग धर दीजिए, धर दबोच दो, इसको रख दो। यहां आएगा 700, ठीक है, और इधर क्या आया, पी ए नॉट भैया कितने हैं, पी ए नॉट कहाँ हो तुम, ये रे पी ए नॉट, ये हैं भाई साहब 500, 1 माइनस एक्स डी, राइट, प्लस पी डी भैया कितने हैं, पी डी नॉट कितने को 800 आगो लाला, ठीक है, एक्स डी नॉट ये तो हमें निकालना है, गुणाए लाओ, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे इसको, आप सॉल्व कर दीजिए, आप एक्स डी का मान निकालेंगे, 700 इज इक्वल टू 500, ठीक है, माइनस 500 एक्स डी, गुणा कर दिया ना मैंने, 800 एक्स डी। अब आप इसमें से घटाइए, 300 एक्स डी आ गया, इस वाले अंकल को इधर ले आइए, अंकल इधर आएंगे तो क्या बच जाएगा, 300 एक्स डी इज इक्वल टू 500, इधर कूद कर इधर आ गया, कितना बचा 200, ठीक है, दो बिंदु से दो बिंदु को मार डालो। अब तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स डी भाई साहब आ गए, एक्स डी भाई साहब कितने आ गए, 2/3। 2/3 का मतलब 1/3 कितना होता है, 0.33, 2/3 कितना होता है, 0.66। अरे तुम कितने प्यारे बच्चे हो, 0.66 आता है। और जब आप इसको भैया 100 से गुणा करोगे, क्योंकि प्रतिशतता बोली है अंकल ने, तो कितना आ गया 66%। और 66% आते ही आप खुश हो गए, आपको लगा अरे वाह आंसर मिल गया। अब आप कई बच्चे सोचते हैं कि साहब अरे साहब इतने लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। बेटा वो मैंने कई बार समझाता हूं, हमेशा बोलता हूं, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले क्वेश्चन जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन देखे थे, इसमें टिक्की मारनी थी केवल, पहले उनको करो, और जहां तुम्हें लगे कि कैलकुलेशन ज्यादा है उनको लास्ट में करो यारो। जरूरी है कि क्रम से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्वेश्चन जरूरी नहीं है, कोई पुरखा थोड़ी के मरे कि एक तीसरे के बाद चौथे करेगा लाला तू, ठीक है। तो देखो जहां कैलकुलेशन आपको ज्यादा लगे वहां रुक जाओ रे, बाद में कर लेना। आओ भक्तों फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आया केमिकल काइनेटिक्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस समीकरण को देखकर घबरा गए।
अरे समीकरण तो कुछ भी दे दे यार, वहां में देखो है क्या चीज। भैया क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई आयतन का कुछ गेम बनाया गया, आयतन दुगना कर दिया गया, और बोला गया कि एक्स के सापेक्ष प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और ए टू के सापेक्ष अभिक्रिया हमारी द्वितीय कोटि की है। तो रिएक्शन यानी वेग जो है हमारा, वेग भैया का, पहले आप वेग नियम बना लीजिए सर, रेट लॉ। और आप जानते हैं जब रेट लॉ की बात चलती है ना यारो, तो रेट लॉ प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है। रेट लॉ मेरे प्यारो, रेट लॉ आप रिएक्शन को देखकर नहीं बना सकते, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, वो प्रायोगिक होता है। और प्रायोगिक में वो भाई क्या बोल रहा है तुमसे कि भाई साहब ये देखिए, एक्स के सापेक्ष तो वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जो एक्स ए टू है, ए टू भैया जो है ने, बाके सापेक्ष है कौन सी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब बोल रहा है साहब कि हमने क्या किया सर, दाब कम करने पर इसका आयतन मूल आयतन का दुगना हो गया, यानी आयतन बढ़ गया। हाय रे मरगोरी, यहाँ तो सांद्रता है सर, आयतन को कैसे करें। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे राज दुलारे, ठीक है, सांता जानता नहीं है मोल बटा आयतन लीटर में, राइट, मोल बटा आयतन लीटर में तो होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बेटा अगर आयतन की बात करें तो आयतन कहां आएगा, नीचे। तो जो भी कार्यक्रम करना है वो कहां करना है सर आपको, नीचे। तो आइए सर, यहां देखा हमने, क्या देखा, मान लीजिए सर मैं इसके लिए मोल मान लेता हूं एक्स, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, डबल, इसकी पावर कितनी, वन। भाई मान ले इसके मोल हैं वाई, मान लो, क्योंकि मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे तो आयतन से मतलब है। आयतन भैया कितना हो गया, यहां भी डबल है गो, लेकिन यहां पर कितने का है, और भैया स्क्वायर आगो। अब यहां में देखना बेटा परिवर्तन क्या आया, 2 की पावर 1/2 की पावर कितना, 3, यानी कितना आ गया 1/8। देखिए मैं ट्रेडिशनल मेथड्स में वाली बात नहीं करता हूं, मैं ऐसी बात नहीं करता हूं कि, ऐसे बात नहीं करता हूं कि जहां पर बेटा हम लोग बात करें R1/R2 फिर कैंसिल हो जाए। अरे डायरेक्ट सोच रे, डायरेक्ट सोच, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए डायरेक्ट आंसर, अंडे से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो भाग लगाएगा तो बेटा ये सारी कॉमन चीजें तो कटनी है ना। तो आप देख रहे हो 1/8 टाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, बट 1/8 है दोस्तों, इसका मतलब वो घटेगी, तो हम क्या कहेंगे, इसके प्रारंभिक मान से 8 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से फिर हम अगले क्वेश्चन पे डांस करते हुए पहुंचे। अरे वाह पी ब्लॉक तेरे कितने अच्छे हैं रे, P4H10। प्यारे बालकों, अगर तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर पता है ना, स्ट्रक्चर, तो आप इसको बना देंगे। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, चार फास्फोरस जो है ना वो चारों रिंग में आते हैं, ये समझ लें। ओके, कैसे आएंगे बेटा, चार जो भाई साहब हैं वो कहां आएंगे, रिंग में आएंगे। इस तरह से एक रिंग में बनते हैं ये चार, और जो है ना हमारे फास्फोरस भैया, ये फास्फोरस भैया कहां बनेंगे सरकार, यहां हमारे बनेंगे फास्फोरस रिंग में बनेंगे, ये चारों बनते हैं बेटा रिंग में, ऐसे बनते हैं, ये चार फास्फोरस रिंग में बनते हैं। अब देखो कितनी ऑक्सीजन आंटी हो गई, यहां ऑक्सीजन आंटी हो गई 4, अब तुम्हें चाहिए 10, तो 10 कैसे बनेंगी लाला, यहां डबल बॉन्ड और आवे, ये लो सर, ठीक है सर, ये इस तरह से एक डबल बॉन्ड और आ गया। अब हमारे पास कितनी ऑक्सीजन आंटी हो गई, आपने देखा होगा 4 तो ये हो गई, 4 बाहर हो गई, 8, अब 2 ऑक्सीजन का खेल बचा हुआ है। तो ये 2 ऑक्सीजन बेटा कुछ इस तरह से नौटंकियां करते हैं, इस तरह का बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है, इस तरह से ये 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं बेटा, ये थोड़ा सा रुक जा रहे, या लाइन काट नहीं रहा, काटूंगा तो मैं कार्बन बन जाऊंगा भैया। अब यहां में तो क्या कर ले भैया, तू सिग्मा बंधन है गिन ले, सिग्मा बंधन गिन सकेगा, रिंग में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये आ गए, और 4 भैया बाहर में भाग रहे हैं, तो 8 4 कितने गए लाला, 12, 12 यहां से हो गए, और 4 आपके यहां से आ गए, देखो कहां से आए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 16, क्या हो गए, सिग्मा बंधों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब आइए कूदते फांदते हम पहुंच गए मेटलर्जी के पार्ट में। मेटलर्जी वाला जो पार्ट है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट को मुख्यतः डाला जाता है, मुख्यतः क्रायोलाइट को मुख्यतः डाला जाता है। क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, आपको मालूम है साहब, हॉल हेराल्ड जो आपकी जो विधि है इसके अंदर आप लोग क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाते हैं। अब क्रायोलाइट मिलाते क्यों हैं,
सबसे पहली बात, एल्यूमिना का जो बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हम प्योरिटी किसी भी ठोस में मिलाते हो ना, तो उसकी इम्प्योरिटी का मान कम हो जाता है, उसका गलनांक कम हो जाता है, राइट, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन बेटा यहां इसके साथ साथ इसकी जो है कि कंडक्टिविटी को भी ये इंक्रीज करता है, विद्युत चालकता को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए साहब, जो मेरे अनुसार जो बात यहां पर होनी है, मैं जो मानता हूं वो ये मान रहा हूं कि ये जो दोनों ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और आगे इस पर डिसीजन तो भाई उन्हीं को लेना है, जो सुपर अथॉरिटी है उन्हीं को बातें करनी है। ठीक है, तो ये दोनों हैं। कई लोग इस बात को ये कहते हैं कि साहब पहला वाला ज्यादा मेन है, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो भाई ठीक है, तो भाई मेरे अनुसार ये दोनों ही ऑप्शन आपके बेटर हैं। ठीक है, राइट, अगर देखें तो आगे क्या डिसीजन होने हैं। लेकिन देखिए बेटा, चीजें उसी को, जो भी डिसीजन होना है, जो भी बोनस फोनस जो होते हैं ना, वो उन्हीं को मिलेंगे जो अटेम्प्ट करेंगे, जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो जय सिया राम। आगे बढ़िए सर, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अरे यारो इस क्वेश्चन को छोड़ोगे क्या यार बेटा। इसके लिए देखिए, आपको पहली बात तो देखो ये रटी गया होगा कि समय इनवर्स है तो ये अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये आपको याद ही हो गया होगा। लेकिन मेरे पास एक एमओआरजी भी है दोस्तों, हमारी पास एक एमओआरजी है, मेथड ऑफ राहुल गुप्ता है जी हमारे पास। वो ये कहता है कि कभी भी आपको ऑर्डर निकालना हो तो आप एक काम कीजिए, जो मतलब हमारे लीटर की जो पावर है, यानी है ना, उसमें से टाइम की पावर को माइनस कर दो। एक तरीका और है, वो ट्रेडिशनल तरीका, उसकी बात नहीं करें, हम तो शॉर्ट टेक की बात करें। तो लीटर की पावर कितनी है, 0, टाइम की पावर कितनी है, -1, इसको घटा दीजिए, कितना आ गया, 1। सिंगल कोटि की रिएक्शन है, लालाओ आगे भागो भागते चलो। लालाओ बोल रहा है कि एक जटिल अभिक्रिया एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसकी अभिक्रिया की कोटि के मान किसके बराबर होता है। आप जानते हैं जटिल अभिक्रिया कौन सी होती है। जटिल अभिक्रिया वो होती है जो कि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न हो, आप उस अभिक्रिया को बोलते हैं जटिल अभिक्रिया। ओके, और उस जटिल अभिक्रिया में आपने देखा होगा, क्योंकि रिएक्शन कई सारे पदों में होती है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना बेटा, सबसे धीमा पद होता है, जिसको आप बोलते हो वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ठीक है, आरडीएस, जो आरडीएस पर रिएक्शन के अभिक्रिया की जो कोटि है वो डिपेंड करती है। तो आपके लिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अभिक्रिया के सर्वाधिक मंद चरण की आणविकता। ठीक है, यहां पर पहुंचे, फिर भागते हुए पहुंचे अगेन, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये विलियन का जो है क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। और विलियन का क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक अणु x किसी दिए गए विलायक में निम्नलिखित के समीकरण के अनुसार मतलब सबबद्ध होता है। और यहां पर ये x जो है, ये xn बना रहा है, n मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर xn बना रहे हैं। x की दी गई सांद्रता के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक जो पाया गया, वॉन्ट ऑफ गुणांक आप जानते हैं, वॉन्ट ऑफ गुणांक का मतलब होता है बेटा आई मेरे बाई। ठीक है, संबंधित अणुओं का जो अंश था, वो अंश कितना है, वो 0.3 है। तो n का आपको सही मान निकालना है। ठीक है, जो अंश है ना बेटा, वो कितना है, 0.3 है। कितना अणुओं का अंश था, 0.3। तो जब आप इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे, जब आप उसको देखेंगे, ठीक है, तो अभी इसको टाइम मिलेगा तो मैं आपको भी बताता हूं। हमारा ये ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा थर्ड, यानी आपका सेकंड आंसर बनेगा, जिसमें आंसर हमारा पास आएगा 3। इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, और वो फॉर्मूला था कि साहब अल्फा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा इज इक्वल टू, आपको ध्यान है कि संगुणन जब भी होता है ना बेटा, तो संगुणन होता है तो एन 1 अपॉन यहां पर आएगा 1 - n, यानी इस फॉर्मूले को आपको यहां से इसको सॉल्व करना है। और इसमें से सॉल्व करना है, जो ये अंश दिया हुआ है, वो अंश कितना दिया हुआ है भाई साहब, ये अंश आपको 0.3 दिया हुआ है। तो ये 0.3 दिया हुआ है लालाओ। अंडे तुमको एन को मान निकालना पड़े सी, और कत्तो आयलो जी, अंडे आयलो, ऐसा आएगो, ऐसे आगो। अब इसमें बेटा तुम्हें ना क्या करना, इसमें एन के मान रख रख के प्यार से देखना। ठीक है, यहां पर 0.3 आया,
यहाँ पर n का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो ये आएगा 0.20 माइनस का, यहाँ से ये सब क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं माइनस का 0.20 है, तो यहाँ पर मेरे बच्चों, मैंने माइनस निकाल दिया है ना बेटा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए सरकार, आप इसको जब सॉल्व करेंगे 0.3 इधर बैठा हुआ है, इधर आ गया माइनस से माइनस घट गया रे, अब कितना आ गया 0.6/2 यानी 0.3 दोनों तरफ बराबर आ गए। तो इस चीज को आप बेटर कर सकते हैं, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, तो मैंने डायरेक्ट 3 रख के देखा क्योंकि समय भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था, मैंने आपको एक MORG देकर इस फॉर्मूले को याद करवाया था, है ना। कैसे संगुणन में क्या होता है, कबीले वालों की लड़की, ऊपर आइस कबीला नीचे नौटी कबीला, तो नौटी कबीले वालों की लड़की आइस कबीले वाले से मिलने ऊपर पहुंच गई, तो क्या हुआ, नौटी कबीले वालों ने मुंह मोड़ लिया, जिससे कि ये फॉर्मूला गलत नहीं हो। राइट, आगे बढ़िए सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर आते हुए ये आइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। प्यारे बाल को ऐसे निकालते हो आप, इसको ये x हो गया, ये आपका कौन है, इथाइलिन डाइअमाइन, इस पर चार्ज कितना होता है, थे जानो रे 0 छे बाया अंडर 0 आगो, ठीक है, या पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सल्फेट पे चार्ज आपको मालूम होता है प्यारे -2 है, तो ये -6 इज इक्वल टू 0 2x -6, तो आ गया सर ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ चलो वीर जवानों, आगे बढ़ो। ये सर आपका बायोमोलिक्यूल का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल, डाइपेप्टाइड बॉन्ड की बात बात की गई थी। डाइपेप्टाइड में बॉन्ड के लिए कहा गया था एक नाइट्रोजन सिरा होता है, नाइट्रोजन सिरे से शुरुआत होती है डाइपेप्टाइड बॉन्ड की। तो नाइट्रोजन सिरा कौन सा होगा सर, यहां से नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये दो तो तुम्हारे ऑप्शन गलत हो गए भक्तों। अब तुम्हें क्या देखना है, ग्लाइसिन क्या होता है बेटा। ग्लाइसिन पहला एमिनो एसिड है, सबसे छोटा सा एमिनो एसिड है, ठीक है, एक कार्बन वाला प्यारा सा नन्ना सा आपका है, ये ग्लाइसिन है। और ये जो जमूरा बचा हुआ है रे, ये जो जमूरा तुम्हारा बचा हुआ है ना, NH2CH3, फिर आ गया COOH, ये वाले भाई साहब जो हैं ये हैं एलानीन, ठीक है, राइट। अब आप जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हो, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीअमाइड बॉन्ड होता है, तो यहां से OH निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे, दोनों गले मिल जाएंगे और ये बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता था, लेकिन मेरे प्यारे, मेरे बालक, मेरे बच्चे, ठीक है, यहां देख, यहां पर क्या चीजें हो रही हैं बेटा, ठीक, यहां पर आप लोग देख रहे हो, ये जो चीज भाई साहब ने बनाई, ठीक है, इसमें ये कार्बन वाला एंड है, और यहां पर इस वाले कार्बन एंड में जो ग्लाइसिन भाई साहब है वो उल्टे हो गई, जबकि पहला ऑर्डर किसका है, ग्लाइसिन का, तो ग्लाइसिन भाई साहब पहले आएंगे, तो आ जाइए, आंसर मिल गया होगा। चलिए सर आगे बढ़ चलिए, ढोल बजाते हुए आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। जलीय विलयन के संकुल में इससे मिलने आयनों की संख्या होती है, तुम्हें तो पता ही होगा। कोऑर्डिनेशन जो जो एडिनेशन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना बेटा, जानो ने, अरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है ने, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर प्रबल उपसंयोजी बन पाए जाते हैं, ये आयनित नहीं होते। ओ, बाहर का आयनिक मंडल कहलाता है, आयनिक स्फीयर, ठीक है, ये बेटा आयनों में कन्वर्ट होते हैं। तो 3 क्लोराइड तो आपको यही नजर आ रहे हैं, अरे जब 3 क्लोराइड होंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, आप बता सकते हो क्या, अरे बता दोगे रे, अगर इस पे -3 है तो इस पे आएगा +3, इस तरह से एक आयन, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन आया, 3 हमारे सिंपल आयन आए, तो टोटल कितने आयन हो गए, 4 आयन हमारे टोटल हो गए, हमारे पास आंसर आ चुका है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए गए, आया गया था सर, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और आप जानते हैं इसमें क्या करना है, मोल निकाल लीजिए, जिसके मोल ज्यादा उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स। मोल कैसे निकालते हैं सर, मोल आप ऐसे भी तो निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं, गिवन मास 16 और इसका मोलर मास 32, यानी ये आया 1/2। ओके, CO2 गिवन मास 16 और मॉलिक्यूलर मास 44 आएगा, आप जान लीजिए, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं, है ना। फिर आइए सर इधर, ये है 16 और इसमें कितना आएगा बेटा, कार्बन भैया 12, ऑक्सीजन आंटी आप जानते हो,
हाइड्रोजन भाई साहब के लिए अगर आप निकालें तो 16 और बाई 2। अब आप नहीं जानते क्या, जो नीचे का अंक अगर बढ़ेगा तो वो वैल्यू छोटी कर देता है ना यार। भाई साहब पहले ये समझ लीजिए वो क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करना चाह रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा कौन, हाइड्रोजन। 8 मोल है साहब इसके। आपको केवल यही देखकर बड़ा खुश हो जाना था, उस भाई ने आपसे मेहनत ही नहीं करवाई, आप ही देख लीजिए हाइड्रोजन आया तो डी ऑप्शन आएगा, पहले ही हमारा आंसर ये बन चुका है। फिर हम आगे आ गए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास कहता है वो आता है कि कॉपर धातु एफसीसी जालक में, ठीक है, इसकी जो है लंबाई, जो मात्र कोष्टिका के किनारे की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है साहब, जो आपका ए है, ठीक है साहब, एज लेंथ जो है हमारी वो है 361 पिकोमीटर, इतना है। रेडियस पूछा गया है, रेडियस पूछा गया है, और क्या है, एफसीसी जालक के लिए रेडियस पूछा गया है। आपने देखा होगा कि अपन इस तरह से बातें करते हैं, अंडर रूट 2a 2r, ठीक है, राइट, राइट, कैसे निकालते हैं एफसीसी, अगर आप जानते हो तो एफसीसी, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं बेटे, ऐसे क्यों परेशान होती हो बेटे, परेशान नहीं होना बेटे, अब परेशान मत हुआ करो। आप इस तरह से निकालते हो बेटा इसके लिए, है ना, और वहां पर आपको जो रेडियस निकालनी पड़ती है, त्रिज्या, ठीक है, वो त्रिज्या आप लोग कैसे निकालते हैं, वो आप लोग यहां पर जैसे हमने गोले रख दिए, इधर भी गोले रख दिए, इधर भी गोले रख दिए, ये आ गया, ठीक है, इधर आर, इधर आर, ये 4r आ गया, ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये इसकी जो 4r जो आर लंबाई आई वो c के बराबर, मैंने ये लिया काय विकर्ण, हमने क्या लिया सर, ये हमने लिया काय विकर्ण यहां से, और जब आप इसको मैच करोगे, ठीक है, ये आएगा फलक विकर्ण, ये है फलक विकर्ण बी, ये बी भाई साहब है, ये बी, राइट सर। और ये जो फलक विकर्ण है ना दोस्तों, ये फलक विकर्ण जो आपको मिल रहा है, ठीक है, और ये है आपकी ए, ये कुछ डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर ये पता लगाना है कि देखिए साहब हमारे पास जो आपका सी जो आया, सी, ये सी है बेटा, और ये कौन है, बी, और ये है ए। तो आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो वो उसमें कुछ इस प्रकार से नौटंकियां आपको दी गई होंगी, ठीक है। अब आप इसके लिए जो देखेंगे, आप लोग इसमें से बातें जो करने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए जो बी की जो लेंथ आती है ना, वो बी की लेंथ ये आती है बेटा, तो ये आ जाएगा 2r, इधर तो आ जाएगा ये 2r आ जाएगा, ठीक है, 2r स्क्वायर जो भी आ गया सर, यहाँ पे 2r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू जो है 2r स्क्वायर आ गया, ये भाई साहब क्या हो गए, a आ गए, यहाँ पर c, यानी कुल मिलाकर बेटा बहुत लंबा चौड़ा इसमें डेरिवेशन है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4, मतलब √3r के इक्वलेंट आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मैं इसको बाद में अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, यहां पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें 75% 32 मिनट में होता है, तो इस अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय निकालना चाहिए। जो डेरिवेशन है बहुत लंबा चौड़ा है, वहां भी जो पिछला क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, अभी आप देखिए, तो यहाँ जो डेरिवेशन है बेटा, वो डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा यहाँ डेरिवेशन होने वाला है, तो एक शॉर्ट ट्रिक पे अपन लोग विश्वास करते हैं, वो ज्यादा हम लोग बात को समझ सकते हैं। हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए उसका, मान लीजिए स्टार्टिंग जो है वो x है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, किसी कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ टाइम ऑलवेज सिमिलर होगा। तो जब 50% रिएक्शन पूर्ण हो जाएगी, यानी कि 50% अगर रिएक्शन पूर्ण हो गई, तो इसमें हाफ लाइफ टाइम लगेगा x। फिर नेक्स्ट जो बेटा x/4, इसका हाफ कितना होगा, टी हाफ ही लिख देता हूं बेटा, इसका हाफ कितना होगा, t/4। अब ये रिएक्शन कितनी होगी, 25% पूर्ण, यानी टोटल कितनी होगी, 25 + 50 यानी कि 75%। इसने ये 2 अर्धायु काल का समय दे दिया कि 2 अर्धायु काल का जो समय है, 2 अर्धायु काल का समय वो कितना है, 32 मिनट, यानी 2 × t हाफ इज इक्वल टू 32 मिनट। देन 1 हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 50% पूछा है, तो थे जानो रे बाया कत्तो आयलो अंडे आयलो, और आ गया आपको ढोल बजाते ही आंसर, कितना आ गया सर, 16 मिनट आपके पास आंसर आ चुका।
अब आप आगे आइए, फिर आगे बढ़ते जाइए। भारी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिकर्षित होता है? ठीक है, रिपेल। रिपेलिंग कहां पर होगा वो देखना है। रिपेल कौन होते हैं बेटा, जानते हो आप? जो अनुचुंबकीय होते हैं ना बेटा, पैरामैग्नेट, वो आकर्षित करते हैं, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं जिनको आप बोलते हो डाई मैग्नेटिक, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और डाई मैग्नेटिक कौन होते हैं बेटा? यानी हमें क्या ढूंढना है? डाई मैग्नेटिक ढूंढना है। अब आप डाईमैग्नेटिक ढूंढना चाहते हो, यानी कि मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करूं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ को आप ढूंढना चाहते हो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? तुम्हारे लिए 0। आइए सर, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा जो Na2CuCl4 जो है, क्या इसके पास कुछ है? देखते हैं। तो जब आप देखेंगे तो बेटा इस पर कॉपर भैया जो है, इस पर कितना आ जाएगा? Cu2+। ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा मैं यहाँ फास्ट कर रहा हूँ बेटा, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा स्किप किया, क्योंकि मैं पूरा बताना चाहता था आपको एफसीसी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर के बारे में आइए। तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आप जानते हो, 3d10 4s1 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d9 हो जाएगा। अब जब 3d9 हो गया, 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जो कॉपर का 3d9 हो चुका है मेरे भाई, यहां पर दो तरह का यहां पर होता है। एक तो DsP2 होता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, और एक क्या होता है, sp3। दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन जो है हमारा एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, और क्लोरीन अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इसको इनर जो ऑर्बिटल है वो नहीं चाहिए, इसके बाद इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती। तो भाई क्या कर लेगा क्लोरीन? क्लोरीन बाह्यतम कोश के s और, ठीक है, एक तो s और p, ठीक है, ये तो है हमारा 3d, ये है 4s 4p, 4 ऑर्बिटल उसको ये काम में आ जाएंगे, और यहां हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp3, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? एक आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप बात कर लीजिए, पहले इस वाले पे बात भी कीजिए सर, कैडमियम। ठीक है, आप जानते हैं जिंक के नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे आता है मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी बेटा आपको पता है। जिंक भाई साहब का कॉन्फ़िगरेशन अगर 3d10 4s2 है, तो कैडमियम भैया का 4d10 5s2 होगा। अब यहां पर इसका कैडमियम पे कितना चार्ज है? +2। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या आ गया? 4d10। अगेन अगर आप देखें, अगर ये आप 4d10 है, और कैडमियम भाई साहब जो है, क्लोरीन जो है, ये कौन सा दिखा रहा है? sp3। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बेटा? इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। अब अगर यहां पर हम बात करें, पहले इसको ले लेते हैं ना, यहां पर आयरन पे चार्ज कितना आएगा? +3। आयरन कितना होता है तो मुझे पता होगा, 3d6, तो आयरन +3 कितना हो गया? 3d5। साइनाइड कैसा लिगेंड है? प्रबल क्षेत्र, और ये जिद करेगा मेरे को तो अंदर के कक्षक चाहिए, मुझे तो कहीं से भी ला के दो। तो क्या होता है? पेयरिंग होती है, और जब पेयरिंग होती है, ये इधर भैया पेयर्ड हो जाएगा, इधर पेयर्ड हो जाएगा, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 1। इसका मतलब अगेन ये पैरामैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। अब आइए हमारा ये वाले अंकल, यहां आयरन पे चार्ज कितना है बच्चों? Fe2+, यानी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। 3d6 कॉन्फ़िगरेशन भैया मेरे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। साइनाइड कैसा है? प्रबल क्षेत्र, यानी कि यहां पर पेयरिंग होगी। जब पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, n इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाइयों यहां पर भी दो ऑप्शन हमारे पास सही है। एक है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, और एक है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। अब ये विचार किसको करना है? ये विचार जो ऑथराइज संस्था है उसी को करना है, राइट। यहां पर बेटा जो अटेम्प्ट करके आएगा उसी को ही मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी वो निर्णय लें, कैसे लें, क्या लें, वो जब की बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेक्सासाइनिडो मैग्नेट सेकंड आयन का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण n इंटू n+2 का अंतर्गत, बर्ड मैग्नेटान बैंस की डांग।
पहले तो देखो ना यार, इस मैग्नीज भाई साहब पे कितना चार्ज है, वहां पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को। हेक्सासाइनिडोमैग्नेट, हाँ जी, मैग्नीज पे 2+, साइनाइड -6, यानी कि इस एक्स का मान कितना आएगा, माइनस का 4, ये आ गया। यानी मैग्नीज भाई साहब 2 है, ये तो आपको यहीं से मिलना चाहिए था। और जब मैग्नीज 2 है बेटा, तो मैग्नीज +2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा, क्योंकि 3d5 4s2 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, बोलो 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 बोलो। अब इसके पास कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। और यहां साइनिडो वाली बातें चल रही हैं, तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या होगा, मैग्नीज साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है भाई साहब, ये इसको पेयर्ड कर देगा। जब इसको पेयर्ड करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आ गया बेटा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बता दें, जितने अनपेयर्ड होते हैं ना, उसकी वैल्यू उतनी ही आ जाती है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड आए 2 पॉइंट समथिंग, 3 आए तो 3 पॉइंट समथिंग, ऐसी बातें चलती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सोना सोना प्यारा प्यारा 1.73 बोर मैग्नेट, टन टन टन। ऑर्निक का बहुत देर से विचार हो रहा था, ऑर्निक भैया का इंतजार। ठीक है, फिर होते हुए प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो भी मतलब कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। मैं हमेशा है ना, हमेशा बेटा एक सीक्वेंस बनाता हूं, और एक सीक्वेंस में मैं हमेशा बातें करता हूं। और उस सीक्वेंस में मैं एक बात को ये लेके चला कि सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट जो अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का होता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। लेकिन शर्तें ये होनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, वो मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, पहली शर्त मॉलिक्यूलर मास की है। आप देखिए हमारे पास पेंटेन 2 ऑल दिया हुआ है, पेंटेन 1 ऑल सॉरी, तो यानी कि पेंटेन 1 ऑल का जो फॉर्मूला, यानी कार्बन भैया कितने होंगे यहाँ पे, 5 कार्बन होंगे, 5 ही तो होंगे यार। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। ठीक है, 11 कर दो, अब 11 आ जाएगा क्योंकि एक उधर मैंने ले लिया, ये आ गया। राइट, यानी 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, आंटी इस ऑक्सीजन को है ना ऑलमोस्ट सेम मान लो, तो यानी 6 सदस्यों का बात यहां हो रही है। ब्यूटेन में 4 सदस्यों की बात हो रही है, पेंटेनल 5 कार्बन एक ऑक्सीजन भी आ गया, तो 6 बात हो गई। इथॉक्सी इथेन, देखिए इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी में 2 कार्बन, इथेन में 2, तो 4, और एक ऑक्सीजन और आ गई, 5 आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट किसका ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास पेंटेनॉल और पेंटेनल का ज्यादा होगा, सब में बात बराबर नहीं है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल ब्यूटेन में है, तो पहले पहले हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन आना चाहिए, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम बोला गया है। तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कौन आएगा, इथॉक्सीथेन, इथॉक्सीन। एक बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सेम होते हैं तब देन फिर उसका ऑर्डर कुछ और है। ऑर्डर में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर अल्कोहल भैया आते हैं, फिर हमारे अमीन्स आते हैं, अमीन्स आ जाओ, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड आते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बाद मैं फिर साइनाइड्स लेता हूं, फिर हलो अल्केन लेते हैं, हलो एल्केन, उसके बाद हमारे पास ईथर आते हैं, और फिर आते हैं एल्केन। लेकिन फिर हायर जो होता है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो एल्केन पहले आ जाता है और ईथर बाद में आता है। बहुत जल्दी बोल रहा हूं रे, क्योंकि समय कम है। अब आइए, तो भाई पहले आएगा ये, फिर हमारे पास आएगा इथॉक्सी इथेन। तो आप आते ही देख लीजिए, खुश हो जाइए, दिलेर मेहंदी का गाना गाइए, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट पे आइए, ऑर्निक का मजा लीजिए। जिंक चूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और सब लोग जानते हैं जिंक का काम क्या होता है, जिंक ऑक्सीजन को खा जाता है, और यहां पर इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा बेंजीन। ए ऑप्शन में हमारे पास बेंजीन आने वाला है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, लास्ट उत्पाद की बात कर रहा है, तो करने दे, हम भी तैयार हैं, तैयार हैं हम। यहां पर फिर आपकी कौन सी रिएक्शन आ गई, ये आ गई आपकी फिडेल क्राफ्ट, और फिडेल क्राफ्ट आ गई तो फिर C5H5 टोलून भैया बन जाएंगे। अब आ जाइए असली खेल, अब खेला जाएगा प्यारो। अब ये है ऑक्सीडेशन हो रहा है। पोपाप भैया क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, जब आप इस तरह से जब इसका ऑक्सीडेशन करने वाले हो, CH3Cl लिया है ना बेटा मैंने इसका, ठीक है, हाँ यहां तक तो सही है। अब ये टोलिन बन गया।
अब अगर मैं यहां पर ये सी चीजें लेता हूं, इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, तो बेटा ऑक्सीडेशन करने पर, ठीक है, हमारे को एक तो यहां से मिलेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो इसकी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा बेटा, हमने उस समय बोला था कि समान टुकड़े करके ऑक्सीडेशन कर दिया करो। एक कार्बन का यहां पर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, जो कि आगे फिर फर्दर ये CO2 और H2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या आया, सी क्या आया, बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण किया जाएगा। बेंजोइक एसिड मेटा निर्देशी होता है। तो जब नाइट्रो समूह को ऐड करेगा, कहां पर करेगा, मेटा पोजीशन पे, तो तुम्हारे को फाइनल आंसर मिल जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए, और यहां पर ये कोलाइड से रिलेटेड है, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, गोल्डन नंबर से रिलेटेड है, गोल्ड नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्ड नंबर आपको दे दिए गए, और ये कहा गया कि सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव सॉल कौन सा है। आपको मालूम होगा जो रक्षण क्षमता है, रक्षण क्षमता, वो गोल्ड नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम, उसकी रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा। सबसे कम यही तो है, देख लो देख लो देख लो देख लो। ठीक है, तो सबसे कम है तो रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा किसकी, किसकी, इसकी। फिर भागो आगे। भाई साहब ये बोलना चाह रहा है कि एनिलीन का आपने नाइट्रीकरण करवा दिया, और एनिलीन का जब नाइट्रीकरण होता है ना, तुम्हें मालूम होगा ये कुछ स्पेशल केस है दोस्त। अब पूरी मैं आपके पास पूरी कथा नहीं सुना रहा बेटा, मैं है ना, मैं यहां पर अब तुरंत भागना चाह रहा हूं जल्दी जल्दी। अब आप देखिए, जब भी नाइट्रीकरण करते हैं तो यहां पर 3 तरह का उत्पाद बनता है प्यारो, 3 तरह का उत्पाद बनता है। एक तो जो सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा बनना चाहिए, वो बनता है ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन, सॉरी पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरा। यहां पर एक मेटा नाइट्रोटोलुइन भी, टोलुइन क्यों बोल रहे हैं भैया हम, एनिलीन बनता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, ये भी बनेगा, और साथ के साथ में यहां पर बनता है ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन, 3 बनते हैं। ये मैक्सिमम बनता है, ये 51% इसका बनता है। ठीक है, अब यहां पर एनिलीन जो है ना बेटा है, क्योंकि इसकी क्षारीय प्रवृत्ति भी होती है, तो यहां से प्रोटॉन लेके ये एनिलीनियम आयन बना लेती है। एनिलीनियम आयन मेटा निर्देशी होता है, तो 2% ये बनता है, और रिमेनिंग जो बच गया इसमें 47% के ऑलमोस्ट, वो बनता है हमारा मेटा उत्पाद। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन यहां पर हमारा सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़े, निम्नलिखित यौगिकों में क्षारीय शक्ति का सबसे बढ़ता हुआ क्रम बताइए। राइट, आपको ये चीजें आपको एक ट्रिक से बताई गई थी, और एक बात कही गई थी बेटा, हमेशा देख, एनिलीन में अनुनाद होता है, तो ये तो सबसे कम हो गया, इसको तो सबसे लास्ट में रखो। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, एनिलीन में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, आपको और की तो जरूरत ही नहीं है बॉस, सबसे कम एनिलीन का है। तो सबसे कम एनिलीन, ये सबसे कम इसका बता रहा है, सबसे कम इसका बता रहा है, इसका बता रहा है, ये रंग ये रंग ये रंग, तो ये सही हो गया। ज्यादा अपन तो नौटंकी करनी ही नहीं है ना अपन को। ठीक है, आप लोग इसको बात कर सकते हो, वैसे 213 312। ठीक है, आइए साहब, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हेल्फ-वॉलांट जेलेंस्की अभिक्रिया देगा। हेल्फ-वॉलांट जेलेंस्की होती है बेटा जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास पाया जाएगा, वो हेल्फ-वॉलांट जेलेंस्की अभिक्रिया दर्शाते हैं, है ना। अल्फा पोजीशन पे जो क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाता है वहां पे जाके। तो बच्चों, अल्फा किसके पास है, अल्फा तो इसी के पास है, अल्फा का हाइड्रोजन इनके पास तो है नहीं। ठीक है, ये भाई साहब कीटोन भैया है, ये एल्डिहाइड भाई साहब है, ये फॉर्मिक एसिड, अल्फा तो है नहीं। तो फिर कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला आ गया। अब आगे बढ़िए, निम्नलिखित अम्लों की अम्लीय शक्ति के बढ़ते हुए, बेटा पहले ये देख लिया कर, बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात चल रही है। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हो, तो सबसे पहले सबसे कम अम्लीय की बात करेंगे। आप सबको मालूम है कि अम्लीय प्रवृत्ति जो होती है, -I प्रभाव वाले समूह, हाँ याद रखिए, अल्फा कार्बन जुड़ेंगे तो ही होगी, अदरवाइज फॉर्मिक एसिड ताकतवर हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड तो सबसे कम हो गया, क्योंकि सबके अल्फा कार्बन पर ये जुड़ रहा है।
क्या जुड़ रहा है, माइनस आई प्रभाव वाला समूह। तो सबसे कम कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड। तो हमारा एक ही ऑप्शन गलत हुआ, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड। अब तुम्हें पता है, क्या पता है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होता है, नाइट्रो का। एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रो। इस भाई साहब की सबसे नंबर वन। तो नंबर वन की पहचान, ये क्लोरीन बोल रहा है गलत बोल रहा है रे तू, फ्लोरीन बोल रहा है गलत बोल रहा है, नाइट्रो तू सही बोल रहा है। तो आंसर कौन सा आ गया हमारा, चौथा। चौथा आंसर डांस करते हुए आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए ये है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी कहने का मतलब मोर रिएक्टिव कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिक इसमें एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपको को बता दो फैक्टर्स बताए गए थे। एक तो बताया गई थी त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, जितना बड़ा समूह जुड़ा हुआ कार्बोनिल समूह पे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखें सर, हाइला यानी क्या किया, इसने तो सारे ही एरोमेटिक डाल दिए, कोई बात नहीं हम भी तैयार हैं। एक है बेंजाल्डिहाइड सर, ये हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है। एक पैरा टोलू टोलू एल्डिहाइड, पैरा टोलू एल्डिहाइड है, टोलू पैरा 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 टोलू। दूसरा पैरा नाइट्रो 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 नाइट्रो। ठीक है, अब याने क्या किया मेरे भैया एग्जामिनर, तू बहुत तगड़ा भैया, तगड़ा आदमी है। इसने क्या किया पता है तुम्हें, इस भैया ने कहा भैया हमने स्टेरिक हिंड्रेंस का तो एक ही आदमी तुम्हारे लिए रखा है। कीटोन की स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा एल्डिहाइड से ज्यादा होती है, क्योंकि सीओ ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स या बेंजाइल ग्रुप जो भी आप फिनाइल ग्रुप से अटैच होते हैं। यानी ये तो लोएस्ट रिएक्टिव हो गया, लोएस्ट रिएक्टिव। चल जा रे, ये लॉस रिएक्टिव हो गया सर, लॉस रिएक्टिव है कौन, एसिडोफिनॉल सबसे पहले, सबसे तो ये गलत, ये गलत। अब यहां तक दो सही है, ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमने पता लगा लिया। अब एक बात बोली गई थी दोस्त, क्या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर जुड़ता है ना, तो वो क्या करेगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है ना, उसकी क्या करेगा, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। उस पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करने वाला है, किस पर, जहां कार्बोनिल समूह के कार्बन पे, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बोलते हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र, वो जितना ताकतवर होगा उतनी तेजी से खींच लेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को। और वो ताकतवर कब होगा, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और ज्यादा कब होगा, जब वहां से माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। आइए पता लग गया, पता लग गया, पता लग गया, क्या पता लगा, ये सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है सर, ये हाईएस्ट रिएक्टिव है। कौन कौन मुरारीलाल कौन, ये पीला। अब ये देखो मेरा रंगीला, और राम यहां भी फंसा दियो लाला ने। ठीक है कोई बात ना है, बड़ो तेज है भैया तू। अरे कहां से बात आ रही है साहब, ये पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड बोल रहा है, पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड बोल रहा है, अभी भी दो बंदे रेस में चल रहे हैं। आइए, अब ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये क्या करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो सेंटर है वो कमजोर हो जाएगा, इतनी तेजी से खींच नहीं पाएगा। तो खींच नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा रे, इसका मतलब इसके बाद जो लोएस्ट रिएक्टिव था, उससे ज्यादा रिएक्टिव हमारा सॉरी ये हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि प्लस इफेक्ट है ना इसका। तो अब आइए सर, अब ढूंढते हैं इनमें से पहले, अब इसके बाद कौन आना चाहिए, पहला टोलू आना चाहिए। टोलू आ गया तो आंसर कौन सा आ गया, तीसरा। भैया पूरी आने तो बाल की खाल निकाल लाई साहब, पूरी निकाल लाई साहब, पूरी कच्चू ना छोड़ो। आ जाओ साहब आगे। गार्डरमान को अभिक्रिया के उपयोग गार्डरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। यार गार्डरमान कोच के अंदर, गार्डरमान कोच के अंदर CO प्लस HCl का इस्तेमाल होता है, और COHCl जो है वो इस्तेमाल करके बनाते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये वाला बंदा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचो।
अगले में पहुंचे, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्या होता है रे इसमें? कोनिजारो। कोनिजारो में क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड भाई साहब आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपके पास जो भी आप जो भी क्या लेते हैं, अल्कलाइन लेते हैं, प्रबल क्षारों की उपस्थिति में ऐसा होता है। पहली बात, कोनीजारो, कोनी कोनी मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे याद कराता हूं, कोनीजारो, कोनी कोनी क्या कोनी? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए सर, कैनिजारो पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात तो सही है तेरी, क्योंकि बोल रहा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। बात सही है रे भाई। ठीक है, अब भाई अब ये देख लो, बी का कॉम्बिनेशन, ये तो हटा दो, ये तो गलत। बी का कॉम्बिनेशन दो के साथ बैठ रहा है, सी और डी क्या कहना चाहता है? कह रहा है सांद्र क्षारक के साथ गर्म करने पर स्वतः ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता है। अरे कैसी बातें कर रहा है पगले, होता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? डी। तो हमारे पास आंसर आ गया ए, बी, सॉरी बी, डी। आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो। क्वेश्चन आया कि साहब ये, अरे भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है लाला। यहां पर जो भी होती है रिएक्शन दो तरह की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 मैकेनिज्म जो होती है बेटा, SN1, ये SN1 अभिक्रिया, इसमें बनता है स्थायी कार्बोनियम आयन, स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है इसमें, और इसमें देखी जाती है लोएस्ट स्टैरिक हिंड्रेंस, सारिक हिंडरेंस देखी जाती है सर, SN2। और आपको यह बात कही गई थी, क्या कही गई थी? आपसे कहा था SN1 मैकेनिज्म में आप देखिए कि कहीं भी बेंजिलिक समूह हो, एलिलिक समूह हो, 3 डिग्री हो, ठीक है, इवन 2 डिग्री भी अगर है ना बेटा, तो वहां पर SN1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। SN2, SN2 1 डिग्री के लिए SN2 होगा, और वहां भी थोड़ी कंडीशंस लगेंगी। तो अभी देखिए यहां पर 3 डिग्री कार्बन आपको नजर आते हुए देख लिया, तो ये आपको पहली बात तो ये पता लग गई कि SN1 मैकेनिज्म है। ओके, अब बोलना ये चाह रहा है कि साहब हम ये कह रहा है हम आपसे मेहनत नहीं करवा रहे, रिएक्शन तो हमने बता दी तुमसे, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो मैंने तुमको बता दियो, यूं बनतू लाला, क्योंकि स्थायी कार्बनियम आयन बनेगा। अब ये बोला कारण क्या है, ये बताओ, बात बताओ, छोड़ो ना। ये कहता है जब सेकंड चरण में जो होने वाली, अब देखो इसका मतलब SN1 की बात कर रहा है, SN1 दो चरणों में होती है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो सेकंड चरण में जो बाहर निकलने वाला समूह, ये जो है भाई साहब, ये जो सेकंड ऑर्डर में निकल जाता है, ये कम स्थायी कार्बनियम आयन बनाता है। अभी हमने बोला ना अधिक स्थायी कार्बनियम आयन होना चाहिए, तो यानी ये तो पता लग गया हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। और क्रियाविधि कौन सी है तुम्हारी, अब आर बता दियो, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड, ये हमारा सेकंड आंसर। फिर हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चले, बोला एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, ऐसी क्या बात होगी, उससे नाराजगी क्या है, तुझे नाराजगी क्या है बे? पहली बात तो यह है कि एनिलीन जो है ना बेटा, ये एक लुईस क्षार की भांति काम करता है। एनिलीन लुईस क्षार है, लैविस बेस। और AlCl3 हमारा कौन है, जो कि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का एक महत्वपूर्ण घटक है, निर्जल AlCl3, अनाइड्रस AlCl3। ये है हमारे लैविस एसिड, लैविस एसिड लैविस बेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, 10 सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक साल्ट बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है साहब, ठीक है, ये वाली बात तो सही है। फिर बोलता है एनिलीन का नाइट्रोजन ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है, नेगेटिव चार्ज कैसे प्राप्त करेगा भाई? ठीक है, जब वो लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव आना है, नेगेटिव कैसे आएगा? यानी तू गलत है, तू हट जा, तू गलत है भाई। हाँ, धनात्मक आवेश, ये बात सही कह रहा बच्चा, ये सही बात कहता है। फिर बोलता है कि नाइट्रोजन आगे होने वाली अभिक्रियाओं में प्रबल निष्क्रियक समूह के रूप में काम करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा तो ये मेटा निर्देशी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और मेटा निर्देशी जो समूह होते हैं ना, वो रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। किसकी? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को वो कम कर देते हैं। तो भाई साहब बोल रहा है कि निष्क्रिय कारक समूह, यस बिल्कुल सही बात है, निष्क्रिय कारक हो तुम तो कौन सा सही है? केवल ACD। ओके, आगे बढ़ जाओ।
हाय रे, कितने जल्दी बोलना पड़ रहा हो तुम्हारे, कहां से चल लो। हालांकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनेक करने वाला समूह है। अपनेक का मतलब समझते हो, कहने का मतलब ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लोरीन आंटी खींच लेगी अपनी तरफ, यानी इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, ये कहना चाह रहा है। फिर भी कह रहा है कि ये ऑर्थो एंड पैरा निर्देशित क्यों है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप ये क्यों है, ऐसा क्या हो गया इसमें, ठीक है, क्या है इसमें, ऐसा क्या हो गया, क्यों किया इसने। तो पहली बात तो इसका माइनस का इफेक्ट होता ही है, ये आ गया। क्लोरीन प्रेरणिक प्रभाव के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है, अपनयन करता है। ठीक है, बात सही है यार, अब ये भी मैंने बहुत बात बोली है आप लोगों के लिए। फिर बोल रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बने वाले मध्यवर्ती कार्बोकैटायन आयन को अस्थायी करता है। राइट, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन आयन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो इंटरमीडिएट स्टेप बनती है ना, वो पॉजिटिव बनेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल बनता, ऐसा होता है। ठीक है, और यहां पर जो बात कहना चाह रहा है कि जो क्लोरीन क्या करती है, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी तो इस पर बेंजीन रिंग पर क्या करेगी, पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से नो। बात तो तेरी सही है, तू भी सही कहना चाह रहा है, बात को सही कहता है, तू बहुत प्यारा बच्चा है। फिर बोल रहा है कि क्लोरीन अनुनाद के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्लोरीन अनुनाद के माध्यम से लेता है। ठीक है, अगर लेता होता ना तो क्लोरीन बेंजीन रिंग को और कमजोर कर देता, अगर और कमजोर करता ना तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता। अब सीधी बात में बकवास कर दूं, करूं बेटे, क्लोरीन का एक प्लसम इफेक्ट भी होता है। प्लसम का मतलब होता है अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता। क्लोरीन की ये दान करने की क्षमता इसके माइनस आई इफेक्ट जो है उसकी तुलना में, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, ये बेटा कम होती है, लेकिन होती तो है ना, लोन पे डोनेट तो करेगा ना, जिससे कि कुछ तो संभावना हो। यही कारण है कि क्लोरोबेंजीन जो है ना, बेंजीन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसका प्लस एम कमजोर होता है। तो पहली बात तो ये प्लस एम शो कर रहा है भाई, तो डी भी सही है हमारा। तो कौन सा सही है, क्योंकि सी तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तो ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे ये क्या करता है, ये अगर लेने वाला होता ना तो यानी माइनस एम इफेक्ट नहीं शो कर रहा। माइनस एम इफेक्ट कौन शो करते हैं, जिनमें खुद में रेजोनेंस होता है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, COCS3 ग्रुप हो गए, इनकी बात होती है। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन भैया, इटार्ड रिएक्शन की पूरी डिटेल में ना चल रहा हूं, आपको ध्यान होगा कि इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं। इटार्ड भैया में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं और इटार्ड रिएक्शन शो करता है आपका प्यारा टोलुइन। टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया का नाम है इटार्ड। बेटा समय नहीं है, अगर मैं खोल खोल के इन चीजों को बताऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई साहब, फिर भी मैंने बहुत लंबा टाइम आपके लिए ले लिया है। अगेन बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और आपको यहां पर है ना ये मिलाना है, इधर उधर करना है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है। प्रोटीन की बेसिकली 3 स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कुछ रेयरली प्रोटीन्स में होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स को जुड़ते हैं ना बेटा, एमिनो एसिड जब जुड़ेंगे आपस में, उनकी एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को शो करती है प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना कहां है रे, ये भाई, यानी ए का फर्स्ट के साथ कुछ ना कुछ तो है, यानी थर्ड गलत। अब आइए, फिर बेटा ये बोलना चाह रहा है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन बंध के कारण अमीनो अम्ल की विशिष्ट अनुमीन के क्रम में जुड़ने की बात चलती है, भूल गए क्या। बीटा स्ट्रक्चर बताती है, अल्फा लहरियादार स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटिनेट स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दो तरह के होते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं अमाइड बॉन्डों के बीच में, वो स्ट्रक्चर आप ये बना, इस तरह से बीटा प्लेटिनेट स्ट्रक्चर बनती है साहब, ऐसे 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 ऐसे,
ठीक है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती हैं, तो ये हमारी आ गई सेकंड स्ट्रक्चर। बी का सेकंड के साथ कुछ झमेला हो रहा है, बी का ए का ए के साथ, ए का ए के साथ बी का सेकंड के साथ हो रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, पूरा करवाएगा ये तो मानेगा नहीं। फिर आया रेशेदार प्रोटीन, जो होती है हमारी, जो रेशेदार प्रोटीन है वो क्या होती है? गोलिकाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वो उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, क्वाटरनरी कुछ रेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो रियल स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन की वो ये है। फिर क्या होता है कि ये भी है कि बहुत सारे ग्लोबुलन आपस में जुड़ जाते हैं और बस वो फोर्थ स्ट्रक्चर बनती है। तो रेशेदार प्रोटीन जो है वो कौन सी हो गई? टर्सरी स्ट्रक्चर हो गई। तो हमारे पास कहां आ गया? ठीक है, सी का फोर्थ आ गया और आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, अब आगे आ जाओ बच्चों। टॉलेन रिएजेंट कितने बढ़िया है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। या तो याद है ना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो तुमको पता लग गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ए का किसके साथ है? थर्ड के साथ। ए का थर्ड के साथ, ए का थर्ड के साथ। और ये भैया ये दो ऑप्शन तो गलत है गई। फिर बोला जोनस, जोनस नहीं पता, नहीं पता, मत पता होने दे, क्यों परेशान हो रहा है, चल ल्यूकास पे चल, ल्यूकास तो पता है ना तुझे, ल्यूकास भैया, ल्यूकास रिएजेंट। अरे राला कितने का आसान है, निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस HCl, निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस HCl। कहां गया ल्यूकास? ये रहा। यानी सी का सेकंड के साथ कुछ लप्पा झप्पा हो रहा है, इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, ओ पतो लगो, आजा यही तो पतो लगो। अब पूछेगा नहीं गुरुजी बताओ ना जोनस रिएक्शन क्या होती है। अरे यार जोनस रिएक्शन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं जोन्स रिएक्शन। जोन्स और फेलिंग तो थे जानो। आगे बढ़ चल वीर जवान, आगे बढ़, हमें जीतना है। आइए, फिर आया जैब मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा सा, बड़ा प्यारा, और इसमें कुछ ज्यादा ही बायोलॉजी डाल दी रे। विटामिन विटामिन विटामिन। आइए, विटामिन ए, नाम बताओ, खोट कट जाए। ठीक है, यानी जीरो, इसकी कमी से ये रोग होता है सर। या तुमने ये देखो बेटा, थोड़ा सा आपको ये इस तरह का आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी ये वाला गलत, ये वाला गलत। थायमीन क्या करता है, ये सब बातें जब चीजें हैं, ये बेटा टोटल हमारा थोड़ा सा बायोलॉजी वाला पार्ट इसके अंदर हमारे पास आ गया, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राइट। जो इसका आप जानते हैं कि ये थायमीन उसका नाम है, विटामिन का केमिकल नाम है, जैसे बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है। ठीक है, आइए फिर हमारे पास फिर पहुंचते हैं हम लोग ये कि भाई जलयोजन करवाना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपको। बड़ा प्यारा सा एक बात होती है, मार्कोनिकॉफ चच्चा याद रख लो। तो मार्कोनिकॉफ चच्चा अगर आप याद रखोगे, तो आपने मार्कोनिक भैया को सुना, उन्होंने कहा था नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, पॉजिटिव वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो OH वहां जोड़ना जहां हाइड्रोजन कम हो, इधर हाइड्रोजन कम है तो इधर OH जुड़ जाएगा। तो ए वाले अंकल का आंसर आपको कहां मिलने वाला है? ए वाले अंकल का आंसर आपको ये मिलने वाला है। ए का कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। और मतलब मिल गया रे, ज्यादा हमें तो सोचना ही नहीं पड़ा, ज्यादा हमें करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, बाकी बेटा चीजें देखिए, समय बहुत कम चल रहा है, समय का ये है, यहां पर OH यहां जुड़ जाएगा, यहां कहीं भी जोड़ दो। ठीक है, यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो आपका डी भैया नजर आ रहे हैं, आपको डी भाई साहब नजर आ रहे होंगे, क्या होगा जी? इधर हाइड्रोजन कम है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यानी OH कहां जुड़ जाएगा लाला? यहाँ पे पता है तो कू कहां जुड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें चलने दो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ा? यार 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 यार, इरिनेटेड सिमेंटेड है ना, तो कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ चलो वीर जवानों। फिर आया पीके के मानों के आधार पर हमले, फिर आ गया यार एसिडिटी का क्वेश्चन। यार पीके के मानों के आधार पर तुम्हें पीके की टेंशन ही नहीं लेनी, तुम्हें तो ये देखना है कि भैया बता दे, बढ़ता हुआ क्रम बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम एसिडिक कौन होगा। अभी अभी क्वेश्चन करवाया दोस्त, अभी अभी क्या, अभी 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 सबसे कम एसिडिक कौन होगा इनमें, क्योंकि -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो पहला डी आएगा। ठीक है, और इतना अच्छा क्वेश्चन दिया यार इसने, तो आपसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करवाई, सबसे कम हो गया।
फिर आइए SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सी क्रियाशीलता, फिर SN2 भैया आ चुके डांस करते हुए। अभी अभी बताया था जिसमें त्रिविम बाधा कम होगी। आप इसको अपोजिट साइड से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा भी कर सकते हो कि SN1 जो शो करेगा तो हो सकता है कि वो SN2 कम करे, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए देखते हैं सर, त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा, क्योंकि बढ़ता क्रम बोल रहा है तो सबसे पहले लोएस्ट पे आना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना सर। तो सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा देखो दर्शाने वाला 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा 3 डिग्री, क्योंकि तो एक कार्बन जिस पर अटैक होना चारों तरफ से एल्काइल ग्रुप ने इसको घेर रखा है। तो लोएस्ट सी एक्टिव हमारे पास होगा सी, सी। और राम कितने समय बचाओ एग्जामिनर ने, आगे के सोचन की दिक्कत ना दी, सी सबसे कम है। ओके, फिर कुछ ये पढ़ते चलो, जो भी कुछ चीजें पढ़नी है पढ़ लो भाई, और पढ़ लो, पहले तो पढ़ लो इसको, ये सब चीजें। पैराग्राफ को अगर आप पढ़ो तो आप ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखो कि पहले क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड ही है तो ही आप पैराग्राफ को पहले ध्यान से पढ़े, और अन्यथा समय खराब ना करें। आइए यहां पर एसटीपी पर उसका वॉल्यूम दे रखा है 67.2 लीटर, 67.2 लीटर, 67.2 लीटर एसटीपी पर आपका वॉल्यूम दे रखा है। यह भी आपका मोल अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है ऑक्सीकृत हाइड्रोजन की मोलों की संख्या बताइए आप, ऑक्सीकृत हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। इक्वेशन आपकी ये रही, H2 ट्वाइस OH माइनस, ये वाली हमारी रिएक्शन है, ठीक है। और यानी कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड वाली बात है कि H2 ट्वाइस OH माइनस गिव्स H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मतलब है। इसका 1 मोल का मतलब इसका 2 मोल है, ठीक है। 2 मोल मतलब 2 फैराड आ गया, 2 फैराड मतलब 2 इंटू 96,500 कूलाम आ गया आवेश, ठीक है। इन्होंने रिलेटेड कर दिया उसको, यहां तक बात समझ में आ गई। बोल रहा है कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बताइए तुम, तो पहली बात तो ये कर दो, और आपको इतना लीटर दिया है तो तुम भूल गए मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने का मतलब है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम, तो कितना आएगा 24.4 लीटर। तो इसमें जब रखेंगे 67.2 और 22.4 को रखेंगे 4 या 12 करने पर पता लगेगा 3 मोल आया है। ये लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इतना जो ऑक्सीडेशन हुआ है तो उत्पादित प्रोडक्टेड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के मोल कितने हैं। प्यारे बालक, जब 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 3 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, 6 करेंगे ना। एक अगर 3 मोल कर रहा है तो 3 मोल कितने करेंगे लाला, सॉरी 1 मोल अगर 2 मोल कर रहा है, 2 मोल ही कर रहा है ना, एक बार देख लूं कहां जा रहा है तू, यहां, तो 3 मोल कितना करेगा 6 मोल। तो यहां पर हमारे पास कहां गया रे तू, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है कि भैया ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस करते हैं 1 फैराड, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, 96,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं, इतना कूलाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो भी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है, 6 फैराड इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस की है, उससे कितना जो चांदी है वो प्राप्त होगी, चांदी कितनी प्राप्त हो जाएगी उससे, 6 फैराड से। बेटा एक छोटी सी आप ट्रिक काम कर सकते हो कि मैंने देखो हमेशा बोलता हूं कि वैद्युत आवेश की विद्युत की मात्रा और इसके बीच में सिल्वर की मात्रा, इनके बीच में रिलेशन आपसे पूछा गया है। हमारा जो बेटा दिया गया पार्ट है वो क्या दिया गया है कि कितना फैराड आ रहा है, 2 फैराड आ रहा है, यानी 2 फैराड। इक्वेशन में देखा ना आपने, मैंने इक्वेशन चाहिए क्या तुमको, पीछे चलना पड़ेगा, आओ बच्चों तुम देखो, देखो साहब 2 फैराड 2 मोल, ठीक है। और यहां से फिर हमें पता लगा कितना
कितना टोटल चार्ज आया 6 फैराड, तो यहां पे 2 फैराड की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा 6 फैराड, क्योंकि मुझे मात्रा निकालनी है। ठीक है राइट, कहां लिख दे रहे तो यार, यहां लिखेगा इस बात को। अब सिल्वर की मात्रा कितनी है, आप 108 देखेंगे, 108 कैसे देखेंगे, देखिए आइए मैं तुम्हें बताता हूं। यहां 6 फैराड ऐसे आएगा, जल्दी का काम शैतान का है रे, ये देखो ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, एजी प्लस विलियन से चांदी कितनी, तो 1 फैराड चांदी 1 मोल सिल्वर बना रही है, और मोल को ग्राम में कैसे निकालते हैं, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 108 यानी 108 ग्राम, तो 1 फैराड से इतना मिला आपको। ठीक है, तो आसान बना सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे लिख दो, यहां 2 सॉरी कितना यहां 1 फैराड, तो 1 फैराड से 108 मिल रहा है, तो 6 फैराड से कितना मिलेगा, 108 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला अंकल 648। समझ में आया, 1 फैराड 108 ग्राम, तो 6 फैराड मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग भागते चले, अपोलो चंद्रमा उड़ान में यानी चंद्रयान में कौन सा यूज किया गया था, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का इस्तेमाल किया गया था। डी ब्लॉक में पूरा उसने रामायण महाभारत कथा लंबी चौड़ी बनार बणूर के तुम्हें को रख दी। अब कुछ क्वेश्चन डी ब्लॉक के पूछे गए, कहा गया कि गलत कथन बता दे तू, तो बोला गया कि सिल्वर की दूसरी आयनीकरण एंथैल्पी पैलेडियम की दूसरी आयनीकरण एंथैल्पी से ज्यादा होती है। कॉपर, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है, और यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर आ जाइएगा, ठीक है, गोल्ड, और यहां पर मरकरी। कुछ इस तरह का एक क्रम होता है। और आप अगर यहां देखें तो पैलेडियम आपको पीडी 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 यहां मिलेगा, ये पीडी है और ये आपका सिल्वर है। ठीक है, ये पीडी और ये सिल्वर। बेटा पैलेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो 4d10 होता है 5s0, और इसका होता है 4d10 5s1। अब देखिए द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी की अगर आपको बात करनी है तो ये आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन भैया का निकाल दिया, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में 4d10 से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहां किसमें उस बेचारा वो तो पहले लुट पिट गया, उसका तो इलेक्ट्रॉन तुमने पहले ही एक निकाल लिया 4d10 में से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 4d9 है और इस भाई साहब का 4d10 है। आप बताइए किसमें ज्यादा ताकत लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसमें। तो साथ बात सही कह रहा है कि ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। फिर भैया क्या बोल रहा है कि मैग्नीज का जो गलनांक होता है वो क्रोमियम के गलनांक की तुलना में कम होता है। बेटा गलनांक के बारे में बोला गया था कि जितना जो लैटिस जो होगा क्रिस्टल जालक जितना मतलब दृढ़ होगा, जितना मजबूत होगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैग्नीज का गलनांक क्रोमियम की तुलना में कम होता है। और उसके लिए देखो एक बात कही थी, क्रिस्टल जालक की जो प्रबलता है ना बेटे, वो क्रिस्टल जालक की प्रबलता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैग्नीज के पास टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 5, और क्रोमियम के पास टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, क्रोमियम के पास वो होते हैं 6। ठीक है, राइट, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। क्यों, अरे तुम भूल गए क्या, 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 3d5 4s1 है। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका क्रिस्टलन बहुत दृढ़ होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। भाई कह रहा है कम है, सही बोल रहा है तू। अंतराकाशीय यौगिक असमीकरण और समीकरण नॉन स्टोइकियोमेट्री बोल रहा है होते हैं, और प्रकृति में ना तो वो आयनिक होते हैं ना ही वो सहसंयोजी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा। अब आ जाइए, ओके, जर्कोनियम और हैफनियम लगभग समान परमाणु गुणधर्म वाले होते हैं। जुड़वा तत्व हैं ये, इनके जो आयनिक त्रिज्या होती है वो लगभग समान होती है। और ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि जो परमाणविक गुणधर्म होते हैं वो बेटा कहाँ इनके समान होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सब डिफरेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा नेक्स्ट। चलिए सर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है।
बहुत मेहनत कराया पाएगा अरे तू यार। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। स्कूटी वाली क्यों मानी, इसका है 3d3 4s2। द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात कर रहा है, इसका मतलब पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। इसका 4s1 हो गया, ये पूरा गया, और ये 4s1 हो गया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से निकालेगा, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो भाई साहब ये तो हंसते खेलते निकाल देगा। मैग्नीज का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई लो होगी भाई, क्यों, कम एनर्जी से निकाल देगा ये तो। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरा स्थायी अर्धपूरित विन्यास होने वाला है। तो मैग्नीज भाई साहब जो हैं आपके, जो भी आप मैग्नीज आप देख रहे हैं, ठीक है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन तो आपने यहां से निकाला, अब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मैग्नीज भैया के लिए। तब आप मैग्नीज के लिए देखिएगा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, कम कम कम, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है। यहां बड़ा जोर आएगा, 3d5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, नहीं निकालने देगा, मैं नहीं निकालने दूंगा तेरे को। तो फिर क्रोमियम की क्या हो गई, अधिक हो गई। अच्छा यहां देखिए बेटा, D3 कॉन्फ़िगरेशन है ना, 3d3 कॉन्फ़िगरेशन को स्थायी अर्धपूरित T2G कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अर्धपूरित स्थायी विन्यास से इसका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से कमजोर होता है, कम होता है। तो फिर इसके बाद कौन आएगा, ये मतलब इसका भी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो ऑप्शन में अधिक होनी चाहिए क्रोमियम की, तो ये बोल रहा मैनेडियम, गलत है बे तू। ये बोला क्रोमियम की बीच में, गलत है बे तू। ये बोला क्रोमियम बीच में, भैया तू गलत है। हाँ, क्रोमियम की ज्यादा है, तो कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्मित जलीय विलयन में समान रंग प्रदर्शित होते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान होंगे ना भाई, उनके रंग भी समान होंगे। Fe2 प्लस है यहां पर, और Fe2 प्लस है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। कॉपर भाई साहब का कॉन्फ़िगरेशन +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, और कॉपर 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 3d9, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, है ना। अब आइए VOCl3, तो यहाँ -2 इसका, -2 इसका, तो वैनेडियम यहां पर कौन सा है सर, वैनेडियम है V4 प्लस, ठीक है, स्कूटी वाली, यानी 3d3 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d1, यानी यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 रखने वाला आदमी है, ठीक है, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये 1 रख रहा है, Fe2 प्लस कितने रख रहा है भाई, 5, ये भी गलत हो गया। यहां चलिए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, और मैग्नीज Cl2 यानी Mn2 प्लस मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, इसमें 1 आ गया, ये भी गलत। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, Cu2 प्लस अभी भी बताया गया था 1 है, यानी इनके रंग क्या होंगे, समान। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। चलते चलते सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए यारो। इससे सरल क्वेश्चन क्या लोगे, ये तो आप जानते हो यार। मैग्नीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की, +2 से लेकर +7 तक होती है, भूल गए क्या, ठीक है। एक क्रम बताया नहीं गया था, स्कूटी वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला कुंवारा जिन, इसका +3, इसका +2 +3 +4, इसका +2 +3 +4 +5, इसका +2 +3 +4 +5 +6। तरीका है वो, उसको अपन बाद में कंसीडर करेंगे। इसका +7 होता है हाईएस्ट इसी का, इसके बाद फिर डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी। तो ये तो भैया आपका बहुत ही सोनू सा, हमारा सोना बेबी है ये तो क्वेश्चन। आइए, एक्टिनाइड्स जो लैंथेनाइड की तुलना में अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इनर ऑर्बिट होते हैं और जो आउटर ऑर्बिट होते हैं, उनकी ऊर्जाओं में जितना कम अंतर होगा ना, राइट, उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन कूदा फांदी ज्यादा करेगा, इधर से उधर कूदेगा, कूदता फिरेगा। तो भाई ने पहले तो यहीं से दिल तोड़ दिया हमारा, कह दिया कि बहुत अधिक होता है। कैसे होता है रे, कैसी कैसी बातें कर लेता है तू, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है कि 4f 5d की तुलना के बीच में ऊर्जा का अधिक अंतर है,
ठीक है, ऊर्जा अंतर की तुलना में 5, ठीक है, मेरी आंखें दिख रही है क्या, 5 है, 6D के बीच के ऊर्जा अंतराल से अधिक है, अधिक है तो कैसे कूदाफांदी करेगा हमारा प्यारा सा सोना सा इलेक्ट्रॉन? ये तो भैया भगवान जाने इसका क्या मतलब है क्रियाशीलता से। तो भैया सीधी बात, नो बकवास, जितना कम अंतराल होगा उतनी कूदाफांदी ज्यादा होगी और उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट को वो जल्दी से पूरा करेगा। यहां पर हमारी कथा का यहां पर थोड़ा सा हम लोग अंत करना चाहते हैं, यहां पर हम अंत कर लेते हैं कि हम लोग करना चाहते हैं, हो जाएगा अंत शायद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी मैराथन की क्लास, हो गई थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है, शायद आपके लिए ये सारी बातें ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रही होंगी, ठीक है, यूजफुल रही होंगी। कोई क्वेश्चन शायद नहीं रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, वैसे कोशिश किया पूरा है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, ब्रेक के बाद। धन्यवाद। चलिए, आपको फिर शुभकामनाएं, जिससे आपका आगे का फ्यूचर ब्राइट हो।